नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। इस सप्ताह के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे अफ़गानिस्तान में अगस्त 2021 में घटे घटनाक्रम, जिनके फलस्वरूप तालिबान जो सत्ता पे अधिकार कर पाए और अपनी सरकार बना पाए। क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसमें शुभचिंतकों ने ये कहा कि सुझाव दिए कि मुझे अपने पत्रकारिता से जुड़े हुए जो असाइनमेंट्स रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। और इसीलिए ये मेरा आखिरी असाइनमेंट जो था अफ़गानिस्तान में अगस्त 2019 में ही मैंने किया था। उसके बाद से मेरा अफ़गानिस्तान जाना नहीं हुआ। तो वो घटनाक्रम क्या थे और स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई और उनके फलस्वरूप ऐसा कैसे हुआ कि इतनी जल्दी तालिबान ने सत्ता के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, चर्चा करते हैं। तो मध्य जुलाई में ही मैं अफ़गानिस्तान 2021 में मैं अफ़गानिस्तान में अपने पत्रकारिता के जो संबंध में जो असाइनमेंट्स थे उनके लिए गया हुआ था। मेरा असाइनमेंट मुख्य रूप से ये था कि जो प्रमुख तालिबान विरोधी कमांडर रहे हैं, वॉरलॉर्ड्स कह सकते हैं, खैर वो तो बाद में तो राजनीतिक हो गए थे, पर मूल रूप से वो लोग वॉरलॉर्ड्स ही थे। जैसे अता मोहम्मद नूर, ये बल्ख जो प्रांत है अफ़गानिस्तान में, उसके गवर्नर रहे, राज्यपाल, और जमीयत इस्लामी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष भी रहे। और अब्दुल रशीद दोस्तम, ये बड़े शीर्ष नेता हैं, उज़्बेक नेता, उपराष्ट्रपति रहे हैं अफ़गानिस्तान के। और उस्ताद इस्माइल खान, ये हेरात में ये मुख्य रूप से बेस्ड हैं। और ये जो हेरात प्रोविंस है ये ईरान बॉर्डर पे है। काफ़ी अच्छा शहर है, अगर कभी देखने का आप लोगों को मौका मिले तो उसके गवर्नर रहे हैं। तो मेरा असाइनमेंट ये था कि मैं मुख्य जो कमांडर हैं जो तालिबान विरोधी रहे हैं और वो लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं तालिबान के जो एक बड़ा ही आक्रामक रुख हो रहा है, और जो तालिबान की फोर्सेस आगे बढ़ के जो विभिन्न प्रांतों पे कब्जा कर रही हैं, तो उनकी रणनीति क्या है। तो मध्य जुलाई में मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा और मैंने वहाँ पे जो अता मोहम्मद नूर साहब का और इस्माइल खान, इन लोगों का इंटरव्यू किया। मैं आपको बताऊँ उस समय तक, क्योंकि मेरी ये एक अब तो इसे गलतफहमी ही कहूँगा, क्योंकि मैंने अफ़गानिस्तान में पिछले 10-12 वर्षों में कई असाइनमेंट्स किए हैं, यात्राएं भी की हैं कई बार। और अगर रहने की अवधि भी देखें तो मैंने सबसे ज़्यादा समय अफ़गानिस्तान में ही स्पेंड किया है, रहा हूँ, बाकी जगह से बनिस्बत अगर देखें तो। और वहाँ मेरे कुछ व्यावसायिक इंटरेस्ट भी रहे हैं। तो मैं ये सोचता था कि अफ़गानिस्तान को मैं अच्छे से समझता हूँ, जो सही में एक मेरी गलतफहमी साबित हुई 2021 में। जुलाई मध्य में मुझे ये विश्वास था कि तालिबान की जो ये फोर्सेस हैं ये तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दक्षिणी अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल मध्य अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगी। परंतु राजधानी तक आते आते या उत्तरी अफ़गानिस्तान में इनको कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बड़ी स्टिफ होगी, ये मेरा मानना था। और ये चीज़ मुझे लग भी रहा था कि हाँ, ये होगा जिस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि दक्षिणी अफ़गानिस्तान वैसे भी शुरू से ही तालिबान का काफ़ी प्रमुख गढ़ रहा है। परंतु केवल 2-3 सप्ताह में स्थितियाँ इतनी तेज़ी से बदली कि अगस्त आते आते ये बात लगभग साफ साफ दिखने लग गई प्रथम सप्ताह तक अगस्त में कि तालिबान जो है इसको रोक पाना, ये अफ़गान जो सरकार है और उनके सुरक्षा बल हैं उनके लिए असंभव है। और शायद बहुत जल्दी ही राजधानी पे भी कब्ज़ा हो जाएगा।
जुलाई में जब मैं गया था अफ़गानिस्तान, तो उस समय ये तैयारियों पे, और उस समय क्योंकि अमेरिका जो है, अमरीकी फ़ोर्सेस वो विड्रॉ कर रही थी, फेजेस में किया उन्होंने, तो ये बात उस समय भी बड़ी चर्चा में था कि भाई इसको क्या रणनीति रहेगी सरकार की और कैसे रोका जाएगा तालिबान को। तो उस समय एक ये प्रयास किया गया कि जो विभिन्न कमांडर रहे हैं पुराने, उनको काबुल की जो केंद्र सरकार है वो उनको असला बारूद हथियार मुहैया कराए, और वो लोग अपने लोगों को, अपने पार्टी के और अपने जो ट्राइब है, कबीला, उनके अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके एक मिलिशिया बनाए जो अफ़गान नेशनल आर्मी जो है उसको सपोर्ट करे जब लड़ाई हो तालिबान से। तो इसी प्रयास में जो अता मोहम्मद नूर साहब, उस्ताद इस्माइल खान और अब्दुल रशीद दोस्तम जो थे, उनको ये कहा गया कि भाई आप अपने स्तर पे अपनी जो लड़ाके हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करिए और हम आपको हथियारों की मदद मुहैया कराएंगे। ये काबुल की जो सरकार थी डॉक्टर अशरफ गनी की, वो उन्होंने उनको ये वादा किया। तो इस पे प्रयास शुरू हो गया। तो इसी को हम कवर करने के लिए मैं वहाँ पे था। जी, तो ये प्रयास था कि भाई अफ़गान जो नेशनल आर्मी है उसके साथ ये लोग जो हैं वो सपोर्ट रोल में रहेंगे। परंतु जो भी काबुल की सरकार ने वादा किया, और वो कभी उन्होंने पूरा नहीं किया, कभी भी हथियार जो थे भारी मात्रा में इन कमांडरों को उपलब्ध नहीं करवाए गए। तो आप उसी तरह फिर जहाँ जहाँ अफ़गान नेशनल आर्मी, जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ता गया, अफ़गान नेशनल आर्मी लड़ने की बजाय या तो अपने पोस्टों को छोड़ के चली गई, और कई जगह तो उन्होंने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण, और अपने जो हथियार थे वो भी तालिबान को समर्पित किए। तो अब मैं जैसे अगर आपको हेरात का इंसिडेंट बताऊँ, उसमें एक उल्लेख करूँ कि उस्ताद इस्माइल खान जो हेरात, मतलब काफ़ी बुजुर्गवार कमांडर नेता रहे हैं और अभी भी हैं, ईरान में रह रहे हैं, उनको अफ़गान नेशनल आर्मी के कैंप पे बुलाया गया कंटोनमेंट में एक साझा रणनीति बनाने के लिए। और जब वो वहाँ अपने लोगों के साथ पहुँचे तो वहाँ पहले से ही वो कंटोनमेंट तालिबान ने हस्तगत किया हुआ था। तो वो एक तरह की साजिश ही थी कि अब उस्ताद इस्माइल खान को बुला के उनको गिरफ़्तार करा दिया जाए। तो यही उत्तर में भी अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ भी हुआ, उनको भी सप्लाईज़ नहीं दी गई। और हाँ, वो लोग गिरफ़्तार तो नहीं हुए, उन्होंने खुद ही देश को छोड़ने का फ़ैसला किया। और जैसे ही वो लोग भी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान की तरफ निकल गए, तालिबान ने भी बड़ी आसानी से इन क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर लिया है, इनके क्षेत्रों पे, मज़ार शरीफ पे, हेरात पे, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तालिबान विरोधी जो गुट हैं वो एक अच्छी रेजिस्टेंस देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो अब इसकी वजह क्या रही उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। मैं बस पहले एक मोटा मोटा खाका बता दूं कि ये घटनाक्रम किस तरह से 2-3 हफ्तों में बदलता ही चला गया। तो ये प्रथम सप्ताह अगस्त तक ये बात लगने लग गई कि कहीं पर भी कड़ा लगता नहीं है, प्रतिरोध होगा तालिबान का। लेकिन तब भी उम्मीद ये थी कि मुझे ये, क्योंकि मैं पंजशीर कई बार गया हूँ और पंजशीर वैली की जो भूगोल है उसको मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे था कि हाँ, पंजशीर में तो ऐसा नहीं होगा। और जो वो फोर्सेस हैं या जो कमांडर हैं जो जिन्होंने अभी भी सरेंडर नहीं किया है, वो शायद यहाँ पे उत्तर अफ़गानिस्तान में अपना कोई बेस बना के ज़रूर रेजिस्टेंस करेंगे। तो लगभग हुआ भी यही। तो अफ़गान फोर्सेस जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, स्पेशली ख़ास तौर पे जो स्पेशल फोर्सेस कमांडोज यूनिट थी, उनमें से बहुत लोगों ने इन पे सरेंडर नहीं किया और ये अपने हथियारों के साथ
ये अहमद मसूद साहब जो हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो नेता हैं, उनके समर्थन में उनके नेतृत्व में पंजशीर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और फिर हम सबको ज्ञात है कि पंजशीर में एक अच्छा खासा प्रतिरोध हुआ तालिबान का वहाँ रेजिस्टेंस की, और जितना पूरे अफ़गानिस्तान को हस्तगत करने में तालिबान को समय नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा समय केवल जो सबसे छोटा प्रांत है अफ़गानिस्तान का, पंजशीर, उसमें लगा, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध जो है वो काफ़ी प्रबल था। आज भी वहाँ पे जो तालिबान विरोधी गुट हैं, ख़ास तौर पे NRF, वो हमला करते हैं तालिबान पे, और वहाँ अभी भी एक तरह का युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहाँ अभी भी तालिबान विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, और NRF के जो फाइटर्स हैं वो तालिबान को रेजिस्ट करते हैं। यही बाकी लोगों ने भी अपने अपने स्तर पे प्रयास किया, जैसे अता मोहम्मद नूर साहब जो हैं जमात इस्लामी के जो अध्यक्ष थे, अफ़गानिस्तान जाने से निकलने के बाद उन लोगों ने भी बाकी लोगों के साथ मिलके AFF बनाया, और अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। तो ये अभी भी थोड़ा बहुत प्रतिरोध कर रहे हैं तालिबान का, परंतु यही स्थितियां बड़ी तेज़ी से बदलती रह गई हुई, और प्रथम सप्ताह के बाद अगस्त के सेकेंड वीक तक वहाँ पे मतलब एक तरह का वो शुरू हो गया कि भाई काबुल पे कभी भी तालिबान का कब्ज़ा हो सकता है। तो भगदड़ तो नहीं, हाँ, पर लोगों में एक बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अच्छा, उस समय मैं आपको इस बात का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भारतीय दूतावास है और भारतीय विदेश मंत्रालय, जबकि हम लोग विदेशी हैं, विदेशी नागरिक हैं, उसके बावजूद भारतीय दूतावास ने हर संभव जो मदद थी वो हमें दी, असिस्टेंस वहाँ पे, और हमें ही नहीं, बाकी जो विदेशी थे उनको भी पूर्ण सहायता जो है वो भारतीय उच्चायुक्त काबुल ने मुहैया कराई, और आज भी हम उनके इस कृत्य के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तो ये दूसरे सप्ताह तक आते आते काबुल में ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये अब तालिबान जो है वो कभी भी राजधानी काबुल पे कब्ज़ा कर सकता है। जी, तो ये संक्षेप में मैंने घटनाक्रम का उल्लेख किया कि कैसे स्थितियां बड़ी तेज़ी से बदलीं और तालिबान एकदम राजधानी काबुल के मुहाने पे आ गया। अच्छा, अब चर्चा करते हैं कि ये स्थितियां इतनी जल्दी से बदली कैसे, इनके पीछे प्रमुख कारण क्या थे। मोटे मोटे 3-4 कारण हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने उस पर एक बड़ा अपना एक आर्टिकल भी लिखा कि क्या वजह रही और जो तालिबान का इतना रैपिड टेक ओवर वो लोग कर पाए। तो सबसे प्रमुख वजह थी कि वहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस था। टॉप लीडरशिप जो थी वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी तालिबान से टक्कर लेने में। तो जब नेतृत्व ही ऐसा होता है तो सैन्य बलों के जो मनोबल हैं उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वही हुआ, क्योंकि नेतृत्व से बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ मैंने सीरिया में देखी, क्योंकि सीरिया में भी मैंने असाइनमेंट्स की हैं, और वहाँ पे उस युद्ध को मैं करीब 2011 या 12 से उस पे लिख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। एक समय वहाँ ऐसा आ गया था कि जो सीरियाई राष्ट्रपति हैं डॉक्टर बशर अल असद, उनका और उनकी सेना का कंट्रोल केवल राजधानी दमिश्क में और उनके जो गृह जनपद है लटाकिया, जहाँ उनका मूल रूप से जो राष्ट्रपति आते हैं, जहाँ से केवल उन 2 जगहों पे ही सीरियाई सेना का कब्ज़ा रह गया था, और बाकी जगह विद्रोही जो बल थे उन्होंने पूरे बाकी जगहों पे कब्ज़ा कर रखा था। और अब ऐसा लग रहा था कि वो राजधानी दमिश्क में कभी भी एंटर कर सकते हैं, और जो विद्रोही गुट थे वो जो फायरिंग भी, आर्टिलरी फायरिंग और रॉकेट फायर करते थे, तो वो राष्ट्रपति के पैलेस के भी पास कभी कभार गिरते थे। पर वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे वो काफ़ी दृढ़ रहे, उन्होंने कभी भी इस अफवाह को प्रबल नहीं होने दिया, और ये कभी भी उन्होंने
सोचा भी नहीं कि मैं जो है वो देश को छोड़ के निकल जाऊं। तो इस वजह से वहाँ पे जो रक्षा बल थे, सुरक्षा बल थे सरकार के, उनका मनोबल भी उच्च रहा। और अंततोगत्वा हम जानते ही हैं कि डॉक्टर बशर असद ने इस बाजी को पलटा और आज वो करीब करीब 70 से 75% कंट्री पे दोबारा से उनका शासन है। परंतु ये अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ। वहाँ पे जो राष्ट्रपति रहे और जो उच्च नेतृत्व रहा, वो कभी भी इतना इच्छुक नहीं था तालिबान से सीधे टकराव में। और उन्होंने जो उनके साथ नेगोशिएट किया वो यही किया कि भाई हमें शांति से यहाँ से निकल जाने दें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा क्या रहा कि जो अफ़गान सुरक्षा बल थे उनकी बहुत ज़्यादा वो लोग डिपेंडेंट थे अमेरिकन पे, ख़ास तौर पे अमेरिकन एयरफोर्स पे, क्योंकि अपने जो आउटपोस्ट या बॉर्डर आउटपोस्ट या जो सुदूर इलाकों में जो सुरक्षा चौकियाँ थीं, उन पे भी सप्लाईज करने के लिए उनको अमेरिकी एयरफोर्स की ज़रूरत होती थी। उनके बिना वो उनकी सप्लाईज भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से जैसे अमेरिका ने अपना सैन्य वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम किया, अफ़गान एयरफोर्स पे ही जिम्मेदारी डाली। तो ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में अफ़गान सुरक्षा बल जो थे वो अपनी चौकियाँ छोड़ के इसलिए भी चले गए क्योंकि उनके पास सप्लाईज नहीं थी। तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण रहा कि भाई उन्होंने खुद की जो कैपेबिलिटी है वो कभी भी डेवलप नहीं की कि अगर उनको खुद से काम करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। दूसरा एक कारण रहा कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस थी, गुप्तचर विभाग, उसकी भी बड़ी कमी थी। वो ये नहीं भाप पाए कि तालिबान के पास सामरिक रूप से कितनी शक्ति है और वो कितने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। इस पे जी एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है मूसा खां जलालज़ई साहब, बड़े जाने माने लेखक हैं भू राजनीति पे, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन पे, स्पाई वॉर इन अफ़गानिस्तान करके। मैं उसका हम लिंक डालेंगे। उसमें उन्होंने मेरी आर्टिकल्स को और मेरी स्टेटमेंट्स को भी कोट किया है। उसको आप ज़रूर पढ़ें कि भाई वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसमें वहाँ की जो खुद की जो गुप्तचर विभाग था, NDS, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, उनकी क्या कमियां रहीं, उन्होंने बड़ी अच्छे विस्तृत रूप से चर्चा की है उस किताब में। और अगर आखिरी मैं कहूँ कि क्या कारण रहा, तो जो एथनिक कंपोजिशन, मतलब अफ़गान सेना में जो ख़ास तौर पे जो साउथ में जो पश्तून हैं, कांधार के रीजन में और साउथ अफ़गानिस्तान में रहने वाले, उनकी हिस्सेदारी लगभग ना के ही बराबर थी। तो अब ख़ास तौर पे मध्य और दक्षिणी अफ़गानिस्तान में वहाँ के जो लोग भी थे उसको वो अपनी सेना नहीं मानते थे। तो ये भी एक वजह रही कि लोकल पॉपुलेशन ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो मित्रों, ये कुछ एक अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। इस अनुभव से मुझे एक सीख मिली जो जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगी कि कभी भी अपने आप को विशेषज्ञ नहीं मानना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को छात्र मानिए और कभी भी किसी चीज़ को प्रिज्यूम मत करिए, मतलब ये मत सोचिए कि ये होगा ही होगा। हमेशा अपने सारे लर्निंग मोड ऑन रखिए, अपने आप को स्टूडेंट मानिए, कभी भी विशेषज्ञ मत मानिए। तो आप हमेशा नई चीज़ों को सीखेंगे और आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।